Hi guys, welcome to VN coaching classes. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. मतलब किसी दूसरे इंसान की ना देख पाने की क्षमता क्या आपकी क्वालिटी ना देख पाने की क्षमता से ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप में क्वालिटी नहीं है या आप में एबिलिटी नहीं है। जिसमें जो एबिलिटी होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग सबको मालूम पड़ ही जाता है। So now the chapter number 6 is राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक ऐसे क्यों दे रखा है कि एक ही प्राचीन गणराज्य है, आगे चल के पता लगेगा। लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वैदिक काल में, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जिस भी चैप्टर के बारे में हमने कल पढ़ा था उसमें राजा का सिलेक्शन कैसे होता था। राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुना जाता था, परंतु करीब 3000 साल पहले, मतलब इसको एक तरह से उत्तर वैदिक काल भी बोला जाता है। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में रामायण में भी दिखाया गया है। एक ही ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, मतलब फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने रोका, इसका मतलब ये है कि जो दूसरे वाला राजा है उसने उस राजा को चैलेंज किया है। बट अगर उस घोड़े को ऐसे ही जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि उस राजा ने, जिस राजा का घोड़ा है, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। फिर बाद में क्या होता था, ऐसे राजाओं को यज्ञ समाप्ति पर या फिर यज्ञ में बाद में बुलाया जाता था और उन्हें यज्ञ में शामिल किया जाता था। यज्ञ कुछ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा किया जाता था, मतलब कुछ मेन जो पंडित होते ना उनके द्वारा किया जाता था, और इसके लिए उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए जाते थे। ठीक है, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन का अनुष्ठान नहीं होता था, ये कई महीनों और कभी कभी तो कई सालों का भी अनुष्ठान हो जाता था। और एक बार जिसका अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया, वह राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा थे ना, वो कौन थे, उसके अधीन ही थे जो उसके यज्ञ में आए। कुछ लोगों ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, वो इसलिए आए। कुछ लोगों को हरा दिया, वो फिर भी लाएंगे गिफ्ट। ठीक है, इन सभी आयोजनों में क्या है, राजा का मेन स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक विशेष आसन दिया जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, मतलब हेल्पर। और यहाँ पर फिर बाद में राजा की गाथाओं का गुणगान किया जाता था। राजा रानियाँ और जो होते थे उसके, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान में हेल्प करते थे। और जो विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग थे वो क्या थे, वो भी फाड़ लाते थे। ठीक है, बस यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि पुरोहित जिन्हें क्षुद्र मानते थे ना, उन्हें बहुत सारे अनुष्ठान ऐसे होते थे कि जिसमें शामिल ही नहीं किया जाता था, उनको छोटा क्षुद्र मानते थे ना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। क्यों? सबसे पहला जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, उसके बाद जो वेद रचे गए उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला जाता है या फिर उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में ही बाकी के जो हमारे 3 ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। पॉइंट टू बी नोटेड। और इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था कुछ योद्धाओं और कुछ पुरोहितों के पास, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे।
ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजक, संग्राहक निर्धन थे, क्योंकि उन्हें ना बहुत मतलब बोल सकते हैं कि लोअर कैटेगरी माना जाता था। तो कोई उनके साथ जल्दी से बिजनेस करना या उनके घर की चीज़ें खाना या फिर उनके साथ कुछ भी एक्सचेंज करना लोग पसंद नहीं करते थे। और यहाँ देखिए पुरोहितों ने क्या करा था, लोगों को 4 वर्णों में बांटा था, ठीक है। और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य भी निर्धारित थे। ब्राह्मण वर्ग जो था उसको ना काम वेदिका वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था, इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था, ठीक है। दूसरे स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। बट जो वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, ठीक है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की भी अधिकार नहीं था। और सबसे ज़्यादा चीज यहाँ प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार ही नहीं था। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी अगर इंसान है, अगर वो लोअर कैटेगरी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भगवान ने लोअर कैटेगरी में बनाया है। उसका मतलब ये है कि उसे इंसानों ने लोअर कैटेगरी में डाला है। और आगे देखिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना, जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित। आमतौर पर यह होता था कि जो ब्राह्मण के यहाँ पे पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही होगा। बाद में यह है कि कुछ लोगों को अछूत बोल दिया गया, अछूत वर्ग में डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि उनको छूना नहीं है, उनको छुएंगे तो अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नॉनसेंस। कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भी शामिल थे। और साथ साथ कुछ वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, जिसको चांडाल बोला जाता है। और लोगों से उनका संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, करने लायक भी नहीं थी। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे, बिल्कुल सही। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित भी नहीं समझते थे, बिल्कुल। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। छुआछूत का मतलब ये है कि अगर पुरोहितों के अनुसार अगर कोई अछूत कैटेगरी में आता है, उसको टच करने से हम अपवित्र हो जाएंगे और उसकी पवित्रता के लिए न जाने फिर कौन कौन से अनुष्ठान करने पड़ेंगे। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, ठीक। पूर्वोत्तर मतलब असम की साइड, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था जी। अब टॉपिक आता है जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर, मतलब लोगों के राजा ना होकर जनपदों के राजा, मतलब एक ज़मीन के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आगे हमें बताए गए, हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा में प्रमुख है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। खुदाई से पता लगता है कि लोग झोपड़ियों में भी रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, इम्पोर्टेंट, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे, ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर जैसे यहाँ पर ये वाला पोट बताया गया है, ये वाला, ठीक है।
इस काल के कुछ बर्तन मिले हैं स्पेशल टाइप के, जिनको चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ड्राइंग की गई है, और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती है। ठीक, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब पैसा ज़्यादा आ गया, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा हो गई, इन्हें क्या बोला जाने लगा, महाजनपद। ठीक है, मैप में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। ठीक है, किलेबंदी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। कहीं से ऐसा होता है कि दूसरे राजाओं के आक्रमण से डरकर इन किलों का निर्माण किया गया होगा, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने राज्य की समृद्धि दिखाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी और इतनी विशाल दीवारें उन्होंने खड़ी कर दी होगी। और ये भी है कि इस किले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन पर कंट्रोल रखना भी इजी हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। ठीक है, कई लोगों ने, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, बच्चों ने इसके लिए परिश्रम किया होगा, और इसके लिए संसाधनों की, मतलब सोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ी होगी। और अगर आज के टाइम में भी किले देखने हैं तो लाल किला तो है ही है, बट राजस्थान में कई सारे किले मिलते हैं, जिससे बहुत अच्छे से समझ आ सकता है कि किले क्या होते थे और इससे क्या क्या, मतलब अगर सोचे तो काफ़ी कुछ हमें जानने को इससे मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या स्पेशल होने लगा था, अब राजा सेना भी रखने लगे थे। ठीक है, उनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी और पूरे साल रखा जाता था, वरना जो पहले के लोग थे वो क्या थे, कोई नीड पड़ी तो साथ आ गए, वरना फिर अपने अपने काम में जुट गए। ठीक है, कुछ सिक्कों का भी यूज़ किया जाता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, मतलब बड़े बड़े किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। अब इतना सब कुछ करना है, उसके लिए ज़रूर पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए उपहारों पर निर्भर न रहकर, मतलब पहले क्या होता था, भाई जिसका मन है दे दो गिफ्ट, और अब क्या होता था, रेगुलर टैक्स वसूल किया जाता था, जो आज भी किया जाता है। फसलों पर लगाए गए कर का सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कौन थे, कृषक ही थे। और देखना कितना पार्ट, उपज का 1:6, 1/6, रोकते कितना होंगे वो लोग बेचारे अपने पास। कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, भाग, ये वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ध्यान देना। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि कोई भी कारीगर हुआ तो महीने में एक दिन राजा के लिए काम करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, मतलब या तो भाई अपनी जानवर दो, घोड़े वगैरह आपके अच्छे हैं तो राजा को दो, या फिर अगर आपके पास गाय या भैंस है तो उसके दूध, घी, मक्खन दो राजा को। ठीक है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था, वो तो आज भी देना पड़ता है, खरीदो तो टैक्स देना है, बेचो तो टैक्स देना है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जंगल से कुछ भी मिला, जैसे लकड़ी मिली, फ्रूट्स मिले, कुछ भी ऐसे चीज़ मिली तो राजा को एज अ टैक्स उनको देना पड़ता था। जी, खेती में सबसे बड़े चेंजेस क्या आए? इस युग में कृषि में 2 बड़े चेंजेस आए। कौन कौन से? जी, अब हल्के फॉल अब लोहे के होने लगे। पहले वरना कौन से होते थे? पहले वो लकड़ी के होते थे। ठीक, और
अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फॉल की तुलना में लोहे के फॉल से आसानी से जोता जा सकता था। तो इससे क्या हुआ कि अब एरिया ज़्यादा मिलने लगा, ठीक है, फसलें उगाने के लिए। तो क्या हुआ, उससे उपज बढ़ गई। और दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। धान चावल जैसे मिलता है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर रोपण किया जाता था। इसकी टेक्निक कई मूवीज़ में भी दिखाई गई है। जैसे एक मूवी है महर्षि, साउथ की, एक मूवी है रमैया वस्तमैया, उसमें भी दिखाया गया है इसकी टेक्निक। और क्या होने लगा, इससे ना पहले की तुलना में पौधे ज़्यादा जीवित रहने लगे, तो इससे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। बट ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और इन कामों को ज़्यादातर दास दासी या फिर भूमिहीन खेतीहार मजदूर मतलब खेतों पे काम करने वाले मजदूर या फिर उनको कमकार भी बोला जाता था, वो काम करते थे। ये चीज़ ध्यान रखना। और अब यहाँ पर टॉपिक है मगध, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जनपद। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे इम्पॉर्टेंट जनपद बन गया। वो मगध जिसको कभी सिकंदर भी नहीं जीत पाया, दुनिया जीतने वाला। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, हम अभी मैप में देखेंगे, ठीक है। और ये यातायात मतलब नाव से इधर उधर होना, जल वितरण, खेती के लिए जल वगैरह चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, नदियाँ बहुत अच्छा सोर्स है इसका, ज़मीन को उपजाने के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी गंगा और सोन नदियाँ। और गंगा और सोन नदियों की लोकेशन के बारे में, इसकी हल्की सी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जंगलों में रहने वाले हाथी मगध की सेना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जिसकी वजह से मगध की सेना बहुत अच्छी सेना मानी जाती थी और उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लिया जाता था, ठीक है। और यही नहीं, इन हाथियों को पकड़कर उनको जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए उनको सेना के उसमें यूज़ किया जाता था। और जंगलों से जो लकड़ियाँ मिलती थी उससे घर, गाड़ी और रथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। लोहा पढ़ लिया हमने, लोहे की इम्पोर्टेंस ऊपर। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, ठीक है। सो गाइस, आगे चलने से पहले एक लाइक, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो अब आगे चलते हैं। मगध के राजाओं में 2 राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। इसको अजातशत्रु भी बोला जाता था और अजातशत्रु भी। अदर जो जनपद है उन्हें जीतने के लिए उन्होंने हर कोशिश की, और महापद्म नंद भी एक इम्पॉर्टेंट शासक था। उसने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी एरिया, कौन सा, सिंध के उधर वाला भी, ठीक है। बिहार में राजगृह, मतलब आज की जो राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही और बाद में ये पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। और देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, दुनिया जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पे भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत में आने की कोशिश कर रहा था। और भारत की व्यास नदी के किनारे, व्यास नदी आंसर कमेंट बॉक्स में, जब उन्होंने मगध को कूच करना चाहा, मतलब मगध के ऊपर अटैक करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, हम नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की सेना के बारे में पता कर लिया था, मतलब भारत के शासकों के बारे में पता कर लिया था, उनकी सेना के बारे में पता कर लिया था कि उनके पास
पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, और अब मगध जितना ही इम्पॉर्टेंट जनपद आता है वज्जी। ठीक है, बट ये एक गणराज्य था। अभी गणराज्य या गणसंघ क्या होता है पहले यहाँ पे देखते हैं। गण का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया है, और संघ अर्थात संगठन। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जनपद है इसका राजा कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता था, सबकी अपनी अपनी पार होती थी, और अगर नीड पड़ती थी तो सारे एक साथ आके इकट्ठा होते थे। मतलब कि मान लीजिए किसी और राजा ने अटैक किया है, सारे इकट्ठे हो गए और उसको भगा दिया वहाँ से। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वज्जी के बारे में। जी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो मगध था बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया था, और उसके नज़दीक ही क्या था, वज्जी राज्य था, या फिर वज्जी संघ भी बोला जाता है इसको, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। और यहाँ एक अलग ही टाइप की शासन व्यवस्था थी जिसको क्या बोलते थे, गण या संघ। ठीक, गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राज्य भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न किया करते थे, और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए ये तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। ठीक, बट यहाँ भी क्या था, स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जी, बुद्ध और महावीर मतलब जैन और बौद्ध धर्म के जाने माने संत दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का एक बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, ये क्या है आगे कि वज्जी संघ का जो वर्णन है वो दिघ निकाय से मिलता है। दिघ निकाय क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। दिघ निकाय क्या है, दिघ निकाय बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट और एक फेमस ग्रंथ है, और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा वर्णन भी दिया गया है अजात शत्रु और वज्जी संघ के लिए, कि अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर अटैक करने के लिए सोचा, तो उसने अपने मंत्री वस्कर को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। तो उन्होंने कहा कि वज्जी में सभाएं होती हैं। अभी उन्हें वज्जी के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी दोनों ही वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, और वो इसको बहुत अच्छे से जानते भी थे। तो उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं कहाँ, वज्जी में सभाओं में, और उससे ये पता लगता है कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और लेडीज़ के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ना ही उनको बंधक बनाया जाएगा, और गांवों और शहरों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। ठीक, विभिन्न मतावलंबी मतलब जो अलग धर्म के संत भी हैं ना, उनको भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कई शासक वज्जी पर अटैक करना चाहते थे, बट उसकी एकता और उसकी जो अच्छी चीज़ थी ना, अच्छे पॉइंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उसकी वजह से काफ़ी सालों तक वज्जी को कोई अपने अंडर में नहीं कर पाया। बस बाद में किसने किया, गुप्त शासकों ने। ठीक है, गुप्त शासकों ने वज्जी को अपने अंडर में कर लिया था। जी, अब थोड़ा सा मैप पढ़ लिया जाए। हम अभी किस किस के बारे में पढ़ रहे थे, मगध और वज्जी के बारे में। ये रहा मगध, ये रहा वज्जी। ठीक है, और उस टाइम में ना 16 जनपद ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे। ये आगे यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे अंग, और यहाँ पे कुछ नदियाँ बताई गई हैं। जी, उज्जैन, हस्तिनापुर,
झेलम नदी, गंधार, तक्षशिला, ठीक है, काबुल नदी, ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। मेन तो हमने पढ़ा है मगध और वज्जी, वो यहाँ पर है, और ये रहा वैशाली, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।